सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 से जो इस एग्ज़ाम में यूनिट 1 से जितने क्वेश्चन आए गए जून वाले एग्ज़ाम से उनको डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद जो भी आपके डाउट थे जो आप लोगों ने ग्रुप में शेयर किए थे, देन वी विल कवर दैट टॉपिक। देन वॉट एवर यू हैव डाउट उसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अभी कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था ये वाला जून का, क्या रिजल्ट रहा? ऑप्शन सर, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगते हैं एग्जाम में और थोड़े लेंथी भी होते हैं तो टाइम टेकिंग हो जाता है। हाँ, देखिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट लग सकते हैं। देखो, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती है, वो कम होगी। तो इनकेस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन लेंदी थे या उसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं या कुछ गलतियाँ हो रही हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है, उसके बाद भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब कि जो है प्रैक्टिस कम है। तो प्रैक्टिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन पेपर ये जो जून वाला था उसको, उसमें से यूनिट 1 से जितने क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करते हैं कि पैटर्न क्या है, प्रेजेंट टाइम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे हमको तैयारी करनी है और वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी 1 मंथ हो गया है। तो आई होप आप लोगों ने यूनिट 1 पूरा पढ़ लिया होगा। ओके, उनको डिस्कस करेंगे। देन आपके जो डाउट थे ग्रुप में आप लोगों ने शेयर किए थे उसको कवर करेंगे। ठीक है सर, कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ में आ रहे थे सर एग्जाम में। ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। ओके फाइन। देखिए, जितना भी यूनिट हम लोग पढ़ते जाएंगे थ्योरी, उसके साथ साथ जो PYQ आए हैं रिस्पेक्टिव यूनिट से उसको भी कवर करते जाएंगे। ओके, वंस वी कंप्लीट ऑल द थ्योरी टिल यूनिट 10, तो जैसे मैंने टाइमलाइन में मेंशन किया था कि हम लोग फिर ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपके जो PYQ हैं 2 बार डिस्कस हो चुके होंगे लगभग, एक तो यूनिट वाइज PYQ डिस्कशन के अंदर और एक ईयर वाइज PYQ डिस्कशन के अंदर, और एक दो बार आप लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेना, सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन अगर PYQ से आता है तो वो भी आप सॉल्व कर पाओ, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आता है सो उसको भी आप हैंडल कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका आंसर क्या होगा? ये हमारे जून का ही क्वेश्चन पेपर का है क्वेश्चन है। सभी को आंसर देना है, जस्ट इस चैट बॉक्स में लिखिए क्या आंसर होगा। मेरे पेपर में 54 सही हैं। हाँ जी, पूछिए तिवारी जी। तिवारी जी, कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ पूछिए पूछिए, आप लोगों का आवाज़ नहीं आ रहा क्या मुझे? सॉरी। अच्छा कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं, आप लोग आंसर देना है चैट बॉक्स में। को सब लोग बोलेंगे तो फिर वो फ्लो टूट जाएगा, मैं पढ़ाऊँगा अभी साथ में। तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिए जो भी है। प्लीज़ मेंशन क्वेश्चन नंबर विद द आंसर। जैसे ए है, क्वेश्चन नंबर 1 का B है या C है या D है, तो क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन करना है, सो दैट कि आगे जैसे क्वेश्चन 2 आएगा तो मुझे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डेनिस शलीबी। C इज़ द राइट आंसर। स्ट्रेंथ बेस्ड प्रैक्टिस इन सोशल वर्क वाज फाउंडेड बाई, किसके द्वारा ये जो है शक्ति आधारित पद्धति का प्रतिपादन किया गया या दिया गया? स्ट्रेंथ बेस्ड प्रैक्टिस, देखिए स्ट्रेंथ बेस्ड प्रैक्टिस सोशल वर्क में हम लोग यूज़ करते हैं एज ए सोशल वर्कर। देखिए सोशल वर्कर, और मैं टर्म यूज़ करूँगा कभी कभी क्लाइंट। प्लीज़ म्यूट करिए, प्लीज़ सब लोग म्यूट कर लीजिए। या कभी कभी बेनिफिशरी यूज़ करूँगा या हेल्प सीकर। ओके, तो ये सभी की सभी टर्म दैट इज़ फॉर द इंडिविजुअल दैट इज़ लुकिंग फॉर द हेल्प फ्रॉम द सोशल वर्कर। तो ये जो टर्म है क्लाइंट है, बेनिफिशरी है, हेल्प सीकर है, ये इसका मतलब एक ही है।
तो व्हेन आई ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स तो आई कैन यूज़ दिस टर्म। तो आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब एक ही है। दिस इज़ डिनोटिंग टू द इंडिविजुअल्स हु इज़ लुकिंग फॉर द हेल्प फ्रॉम द सोशल वर्कर। यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ बेस्ड प्रैक्टिस की। देखिए, स्ट्रेंथ बेस्ड प्रैक्टिस का जो फोकस होता है, यह जो अप्रोच है उसका फोकस होता है व्यक्ति की स्ट्रेंथ पर। जो भी इंडिविजुअल पर्सन है उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है उस पर हम फोकस करते हैं, रादर दैन दी वीकनेसेस, कि उसकी कमजोरियाँ क्या हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या वनरेबिलिटी है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द पर्सन हैव। तो हमारा फोकस प्रॉब्लम्स पे, वनरेबिलिटी पर, वीकनेसेस पे, कमजोरियों पे नहीं होता है। हमारा फोकस जो होता है इस प्रैक्टिस में, फोकस ऑन द स्ट्रेंथ, कि उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है, उसके अंदर क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट है, क्या स्ट्रेंथ है, उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उस व्यक्ति के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, रियलाइज़ कराने के लिए और एक बदलाव करने के लिए, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति की जॉब चली जाती है या व्यक्ति के पास जॉब नहीं है, तो ऐसे केस में सोशल वर्कर कैसे हेल्प कर सकता है उसका। सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर जो भी स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करेगा। व्हाट आर द स्किल्स द पर्सन हैव, व्हाट आर द अचीवमेंट द पर्सन हैव, उसके पास क्या क्या अचीवमेंट है, कितना अनुभव है, कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल उसने जॉब किया है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके बेसिस पे उसका CV बनाएगा। देन उसको जॉब दिलाने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पर सोशल वर्कर का जो फोकस होता है इन दिस अप्रोच, just to focus on the client strength and their resources, whatever the strength the person have, उसका यूज़ करके व्यक्ति की मदद करना। दैट इज ए स्ट्रेंथ बेस्ड प्रैक्टिस। तो ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर। क्लियर सर? वो स्टडी शेड्यूल ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ, मैं आज कर दूंगा और एक फ़ोल्डर भी ऐड कर दूंगा। अभी जैसे ही आप ओपन करेंगे कोर्स अपना, वहाँ पर जून के तो क्वेश्चन जो यूनिट वाइज फ़ोल्डर है ही, साथ में साथ 1 दिसंबर 2025 लाइव क्लास के नाम से एक फ़ोल्डर होगा। तो जो भी क्लासेस, जितने भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं ये सभी, और जो PDF नोट्स होंगे या कुछ भी होगा, मैं उस फोल्डर में अपलोड करता जाऊँगा। तो जो लोग अभी देख रहे हैं या जो लोग रिकॉर्ड देखेंगे इस वीडियो को, आप लोग उसमें ही एक्सेस कर सकते हैं पूरा कंटेंट। एक नया फोल्डर आपको नज़र आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एज एन एडवोकेट सोशल वर्कर प्राइम रोल इज टू। सोशल वर्कर का प्रमुख भूमिका क्या होती है, प्रमुख रोल क्या होता है? इज टू फॉर व्हाट, मतलब किस लिए? अगर उसको हम एज ए एडवोकेट समझें, सोशल वर्कर एज ए एडवोकेट अगर है, तो द सोशल वर्कर डीलिंग विद द इनजस्टिस, अन्याय से निपटने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए, या दैट इज़ द एस्टेब्लिश मीन्स फॉर अचीविंग गोल, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या रिसोर्स डेटा को प्रोवाइड करने के लिए, या फिर जो भी अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स है, फोर्सेस हैं, उनसे निपटने के लिए, डील करने के लिए। बताइए। देखिए, सोशल वर्कर के बहुत सारे रोल होते हैं, क्योंकि जो स्कोप है सोशल वर्क का बहुत ब्रॉड है, तो उसी के अकॉर्डिंग सोशल वर्कर की जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बदलती हैं, वो उसके हिसाब से होती है, एरिया के हिसाब से होती है, स्कोप के हिसाब से होती हैं। तो अगर हम उसको एज ए एडवोकेट की तरह देखें, तो एडवोकेट का मतलब होता है एडवोकेसी करना। एडवोकेसी मीन्स व्हाट, कि जो सोशल इनजस्टिस है, ठीक है, या अधिकार के लिए, लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों की वेलबींग को प्रमोट करने के लिए, किसके? स्पेशली ऐसे लोग जो कि वल्नरेबल हैं, जो मार्जिनलाइज हैं हमारे सोसाइटी के, जो वीक हैं, कमज़ोर हैं, जिनके पास पावर नहीं है। ओके, तो ऐसे लोगों की एडवोकेसी करना, वहाँ पर सोशल वर्कर का जो रोल होता है वो होता है कि उनको कैसे हम राइट इंश्योर कर, उनके जो अधिकार हैं वो उनको प्राप्त हो पाएँ, उनकी वेलबींग प्रमोट कर सके, उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो ठीक करो। इसके साथ साथ सोशल इनजस्टिस को ख़त्म करना और जस्टिस इंश्योर करना, वो सोशल वर्कर का प्राइमरी रोल होता है। ओके, जैसे कि सिस्टम इनइक्वालिटी है, इसको कैसे एड्रेस कर सकते, कैसे चेंज कर सकते, कैसे बदलाव कर सकते हैं, या समाज के अंदर बदलाव करना, सोशल चेंज लाना, सिस्टम में सिस्टमेटिक चेंज लाना। ओके, सोसाइटी के अंदर बड़े स्केल पर चेंज लाना। जहाँ पर हम लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, आगे सोशल एक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि बड़े स्केल पर किस प्रकार से बदलाव किया जाता है और वहाँ पर सोशल वर्कर का रोल क्या क्या होता है। तो उसमें से एक ये होता है एडवोकेसी करना। ओके,
तो डील विद द इनजस्टिस बिल्कुल करेक्ट है, इनजस्टिस के अगेंस्ट में खड़े होकर के उससे निपटना और राइट्स को इंश्योर करना। बाकी ये रिसर्च डाटा ये तो होगा नहीं, वैसे भी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है एंड दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी एडवोकेसी। पहला वाला करेक्ट होगा। क्लियर? जिन लोगों ने सेकंड का 2 मार्क किया, 2 नहीं है, पहला ही करेक्ट है। ओके। व्हेन द सोशल वर्कर वर्किंग एज एडवोकेट और दे आर डूइंग एडवोकेसी, सो उनका जो पहला रोल होता है, इंपॉर्टेंट प्राइमरी रोल होता है कि सिस्टम के जो इश्यूज़ हैं, सिस्टमैटिक इश्यूज़ हैं, उनको चैलेंज करना। जैसे गरीबी है, पॉवर्टी है, या जो लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे होते हैं, या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, ऐसे केसेस में वहाँ पर सोशल वर्कर रोल करते हैं एज ए एडवोकेट का। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज नॉट द करेक्ट ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल ऑफ सोशल वर्कर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप देखेंगे हमारे नोट्स के अंदर, ये सभी के सभी ईयर मैंने दिए हुए हैं, अगर आपने देखा होगा, और लास्ट ईयर मैंने क्लास में भी बताया हुआ था। सर हाँ बोलिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है सर। ठीक है, तो आप एक बार इसको या क्लास को लीव कर जाइए, दोबारा से ज्वाइन करिए, हो सकता है नेटवर्क इशू होगा। बताइए क्या आंसर होगा? जो लोग लास्ट सेशन जून वाले सेशन में थे, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम। कितने बार डिस्कस किए होंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। और डायरेक्टली सभी के सभी जितने भी स्कूल ऑफ सोशल वर्क हैं, सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, उनका ईयर भी डिस्कस किए थे। मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1952, ठीक है, करेक्ट लिखा है। बड़ौदा स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1949, ये भी करेक्ट लिखा है। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1946, ये भी करेक्ट लिखा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TSS 1936 राइट आंसर। ओके। इसके अलावा एग्ज़ाम में और भी क्वेश्चन बन सकता है। काशी विद्यापीठ, पंद्रह अगस्त 1947, तो देश आज़ाद होने के बाद पहला जो इंस्टीट्यूट सोशल वर्क का संस्था था वो था काशी विद्यापीठ। याद रखना, तो एग्ज़ाम में कभी कभी आता है। तो देश आज़ाद होने के बाद जो है काशी विद्यापीठ था, उसके पहले कौन सा था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसके अलावा इसमें इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये कब बना? निर्मला निकेतन, मुंबई। बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट 1। गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद। इंदौर 1951 में, निर्मला निकेतन 1955 और गुजरात विद्यापीठ 1962। इनको भी आपको याद करना है, ऐड कर लेना है। वन सेकेंड। ओके, तो ये 3 और याद कर लेना, ऐड कर लेना उसमें। ऐसे नोट्स में होगा तो लिखने की जरूरत नहीं, बट स्टिल अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं। अभी तो नहीं आ रहा है बॉयस बाहर से? नहीं सर। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, ये गलत है। यहाँ लिख रहे थे कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, पैच बेस्ड वर्क वाज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ दीज। कौन सी कमेटी कौन सी रिपोर्ट से रिलेटेड है पैच बेस्ड वर्क। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट लेवल का है, बिकॉज डायरेक्टली ऐसा टर्म जो है किसी रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। दैट कैन बी रिलेटेड टू दी पैच बेस्ड वर्क बोल सकते हैं, या स्पेसिफिकली टू दी जियोग्राफिकल एरिया, या जो हम जनरली बोलते हैं नेबरहुड। या कम्युनिटी बेस्ड वर्क, नेबरहुड बेस्ड वर्क। क्या आंसर होगा? देखिए कम्युनिटी बेस्ड वर्क का मतलब, देखो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्शन, तो वहाँ पर बताऊंगा आपको कि कम्युनिटी अप्रोच का मतलब होता है कि यहाँ पर ये माना जाता है सोशल वर्कर का रोल यहाँ पर ये होता है कि जो कम्युनिटी है उनके पास पोटेंशियल है, दे हैव पोटेंशियल, दे हैव सॉल्यूशंस, दे हैव रिसोर्सेस। ओके, उनके पास सब कुछ होता है और ये माना जाता है दैट द बिलीव कि जो लोग हैं कम्युनिटी के, दे हैव द पोटेंशियल, दे कैन हेल्प ईच अदर, और जो नेबरहुड की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी की, उनको वो एड्रेस कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, हेल्प चाहिए, दैट इज़ गिवन बाय दी सोशल वर्कर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। ओके, सो दे हैव द पोटेंशियल टू हील लाइक हेल्प ईच अदर, और नेटवर्क बिल्डअप करना, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, दैट इज कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस और नेबरहुड बेस्ड वर्क। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द फर्स्ट विल बी राइट आंसर। सी नहीं है, पहला वाला है, बार्कलेस कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, बिकॉज पर्टिकुलर दिस रिपोर्ट वी हैव नॉट डिस्कस अर्लियर आल्सो। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर ट्रेड यूनियन प्रोग्रेस, किस प्रकार से ट्रेड यूनियन इवॉल्व हुई और उनका जो टाइमलाइन दिया हुआ है और आपको उसको पेयर करना है। देखो क्वेश्चन अगर कभी कभी जब बड़ा होता है ना, लेंदी होता है, तो उसमें आंसर उसमें नज़र आ रहा होता है। जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना डिफ़िकल्ट होगा, और जितना लेंदी क्वेश्चन है टाइम जरूर लगेगा उसको पढ़ने में, लेकिन आंसर जल्दी निकल सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से अगर आप किसी एक को भी पेयर कर पा रहे हो ना, तो आंसर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि डी है, तो डी आपका सेकंड के साथ पेयर है, थर्ड के फोर्थ के साथ और फर्स्ट के साथ। इसका मतलब है कि डी थर्ड के साथ पेयर होगा ही नहीं, इसका मतलब यही हुआ। तो आपका ये वाला ऑप्शन तो आप हटा ही सकते हो। अब आपको डी पहला, दूसरा और फोर्थ के साथ पेयर करना है। इनमें से एक के साथ भी पेयर कर पा रहे हो तो आंसर आपका आ गया तुरंत। सो दिस इज द बेनिफिट। और एक बार रिपीट कीजिए सॉरी सर, ये जो अभी आपने बोला ये और एक बार रिपीट कीजिए। ठीक है, देखो ऑप्शन आपको देखने होंगे। जब क्वेश्चन लेंदी होगा तो आपको ये देखना है कि जो ऑप्शंस दिए हैं किस तरीके से दिए हैं। भले ही आपको आता हो सभी चारों ऑप्शंस, यहाँ पर आपने पढ़ लिए कि ट्रेड यूनियन का क्या किस प्रकार से इवॉल्व हो रहा है, उसका समय टाइम टेबल टाइम क्या है वो आपको पता है, लेकिन आपको पूरा नहीं सॉल्व करना भी कुछ उतना टाइम होता नहीं है। अगर आप टाइम सेव कर पाते हैं तो अच्छा है। तो आपको पहले ऑप्शन देखने हैं कि जैसे कि मान लीजिए पहला है तो ए फोर्थ के साथ पेयर है और किसके साथ पेयर है, थर्ड के साथ। इसका मतलब है कि ए सेकंड के साथ पेयर नहीं है, ना ही फर्स्ट के साथ पेयर है। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये इसके साथ तो जाएगा नहीं, ना ही सेकंड के साथ जाएगा, केवल थर्ड और फोर्थ के साथ जाएगा। तो आप यहाँ पर पहले ये देख लीजिए, अगर आपको हो सकता आता हो पहला वाला कि किस प्रकार से मॉडर्न ट्रेड यूनियनिज्म फॉर्म हुई, बनी, गठन कैसे हुआ, उसका जो समय काल था वो कौन सा था। ओके, तो 1918 से लेकर 1924 के आसपास इस समय नए जो मॉडर्न ट्रेड यूनियन है इंडिया में या दुनिया भर में इवॉल्व हुए। जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914, 1918, ठीक है,
ओके, उसकी वजह से जो बहुत सारी समस्याएं दुनिया भर में देखी गई और स्पेशली जो वर्कर थे, वर्किंग क्लास थी, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी बहुत ख़राब हो गई थी और लंबे समय तक काम करना या कम पैसा मिलना, तो उसको लेकर के इस प्रकार की ट्रेड यूनियन डेवलप होना स्टार्ट हुई वर्ल्ड वार के टाइम पे। तो पहला वाला अगर आप पेयर कर पा रहे हो तो ऑप्शंस आपके काफ़ी एलिमिनेट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट विल पेयर विद द फर्स्ट थर्ड वन 1918 1924, मतलब वही आसपास, क्योंकि टाइमलाइन है तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो ए विल पेयर विद द थर्ड, तो ये पहला वाला ऑप्शन चला गया आपका। अब आप देखना है आपको सेकंड वाला किसके साथ पेयर हो सकता है। स्प्लिट इन द AITUC इनटू द लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट विंग। ओके, पहले तो पता होना चाहिए कि AITUC कब बना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनाया गया था। ओके, तो आप टाइमलाइन देख लीजिए 1920 कहाँ पर है। यहाँ पे लिख रहा है कि AICT स्प्लिट हुआ कि पहले बना होगा उसके बाद ही स्प्लिट होगा। तो 1920 के टाइम बना है तो उसके आसपास ही, उसके बाद ही स्प्लिट हुआ है। तो 1920 के आसपास कौन सा टाइमलाइन है? 1920, ये तो बहुत आगे है। तो आसपास आपका यही है, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट इसमें लिख रहा है कि यूनिटी फॉल्स अमंग द ट्रेड यूनियन। फिर धीरे धीरे ट्रेड यूनियन के बीच में आपस में एक जो है यूनिटी डेवलप हुई, बिकॉज जो समस्याएं जो थी उनको साथ में मिलकर के एड्रेस करना। बेसिकली फोकस सभी ट्रेड यूनियन का यही होता है कि जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, उनके अधिकारों के लिए फ़ाइट करना, उनकी वर्किंग कंडीशन को बेहतर करना, उनके जो वर्किंग आवर है और लो वेजेस मिलती हैं, कम पैसे मिलते हैं, उसके लिए फ़ाइट करना। तो सभी ट्रेड यूनियन धीरे करके साथ में मिल करके काम करना स्टार्ट किया। तो ये इसके बाद ही आएगा, है ना। अगर उसको थोड़ा सा आप क्रोनोलॉजी समझो तो उसके बाद ही आएगा यूनिटी फोर्स अमॉन्ग द ट्रेड यूनियन। तो 18 से 24 तक ये हो गया, 1925 से लेकर 1934, देन 1935-38 ये फर्स्ट के साथ पेयर होगा। लास्ट में लिखा है कि वर्ल्ड वार सेकेंड। तो वर्ल्ड वार सेकेंड का अगर टाइमलाइन आपको पता है तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। क्या है टाइमलाइन वर्ल्ड वार सेकेंड का? एनीबडी? 1939 से लेकर 1945 तक। ओके, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बचा है, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पेयर कर सकते हो। सो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर ऑप्शन को आप देखोगे, या जैसे फॉर एग्जांपल आप इन केस आपको नहीं पता सभी के बारे में, 1 सेकेंड, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको ये पता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइमलाइन क्या है और वर्ल्ड वार सेकेंड का टाइमलाइन क्या है। ओके, फिर आपको देखना है ईयर। सो नाउ यू कैन सी हियर, जो लास्ट वाला ऑप्शन से वर्ल्ड वार सेकेंड वॉट इट केओस इन दी इंडियन रिलेशन, किस प्रकार से जो अवस्था फैली थी उसमें और ज़्यादा केओस हुआ बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार। तो वर्ल्ड वार का टाइमलाइन आपको पता है 1939 से 1945 है, उसके आसपास। तो वो जो टाइमलाइन यहाँ पर दिया कौन सा, ये वाला है नहीं। ओके, ये वाला भी नहीं है, और ये आपका 38 तक ही है और 39 से स्टार्ट हो रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा है, सेकंड वाला। तो डी विल पेयर विद द सेकंड। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है इसमें जो कि सेकंड के साथ पेयर है? देखिए यहाँ पर सेकंड के साथ एक ही पेयर है, तो तीसरा वाला करेक्ट हो गया। इवन आपको नहीं पता है EITC के बारे में या बाकी के बारे में, तो भी आंसर आप लगा सकते हैं। क्लियर? सर इसमें एटक की स्थापना कब हुई थी? 1920 बताया था ना आपने? हाँ जी, 1920। तो सर ये आपका थर्ड वाले ऑप्शन के साथ जाएगा ना, बी का थर्ड? नहीं, इसमें ये लिख रहा है कि देखो, इसमें लिख रहा है कि AITUC स्प्लिट, मतलब AICT बना पहले होगा ना। स्प्लिट मतलब होता है कि डिवाइड हुआ। जो लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट विंग थी उन्होंने धीरे धीरे करके, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, तो AICT को मतलब बोल सकते हैं कि स्प्लिट हुआ, दो अलग अलग बन गई संस्थाएं। तो उसके पहले मतलब AICT इससे पहले बना होगा ना स्प्लिट, अगर यहाँ पर हो रहा है। ओके, राइट। समझ में आ रहा है ना। 1900 आपका 20 के आसपास जब बना, लाला लाजपत राय के द्वारा बनाया गया था इसको, राइट। 1920 में बॉम्बे के अंदर। ठीक है, ओके। तो कुछ समय के बाद फिर धीरे धीरे करके, चूँकि डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, डिफरेंट, तो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट विंग ने उसको अलग कर दिया, अलग अलग काम करना शुरू किए। तो वो टाइमलाइन 1920 के बाद का ही होगा।
तो ऐसे करके आप अगर कॉमन सेंस यूज़ करोगे, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है, पता है वर्ल्ड वार कब है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो आंसर लगाया जा सकता है इसका भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which socialist opinion that the urbanization of industrial revolution has negatively impacted social life? जो औद्योगिक क्रांति हुई, इसकी वजह से सामाजिक जीवन जो है उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, स्पेशली सोशल लाइफ पर, जो सोशल रिलेशनशिप है उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इसको हम लोग कई बार पढ़ते हैं, और ये तो डायरेक्टली कंसेप्ट एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, बट क्वेश्चन का जो है थोड़ा जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, अलग थी। उसके बाद लगातार हर साल या दिसंबर में या जून में एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा आपका फ्रेडरिक टोनिस। देखिए, इनके बारे में कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एक जर्मन सोशलिस्ट थे। इनके द्वारा दो कंसेप्ट दिए गए। द फर्स्ट वन जेमनीसेप्ट और दूसरा था जेसलसेप्ट। जेमसेप्ट का मतलब होता है कम्युनिटी, और जेसलसेप्ट का मतलब होता है सोसाइटी। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो सोशल लाइफ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। ओके, तो कम्युनिटी का मतलब है, कम्युनिटी छोटी होती है, सोसाइटी बड़ी होती है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको, या हम बोल सकते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र या रूरल एरिया को हम बोल सकते हैं कम्युनिटी, और जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन एरिया है, वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा सोसाइटी का। तो ये बताते हैं कि जो कम्युनिटी हुआ करती थी, या कम्युनिटी है जो जेमनीसेप्ट है, यहाँ पर जो रिलेशन है बहुत ही डायरेक्ट या बोल सकते हैं रिलेशन होते थे, या पर्सनल रिलेशन होते थे, या होते हैं, इंटीमेट रिलेशन है। कम्युनिटी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब एकजुटता आपस में, सोशल कोहेसिवनेस, सोशल सॉलिडारिटी स्ट्रांग होती है, भी फीलिंग होती है लोगों के बीच में। जैसे गांव में आप जाएंगे तो गांव के अंदर सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, चाहे भले ही गांव की पॉपुलेशन 5000 हो, लेकिन वो पता होता है कि कौन किसका नाम क्या है, एक दूसरे को जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। शहरों में आप देखेंगे तो एक ही जगह रहने वाले लोग, हो सकता है एक ही बिल्डिंग में रहने वाले लोग एक दूसरे को ना जाने। तो वो हमारा एग्जाम्पल है सोसाइटी का, जहाँ पर जो रिलेशन है बहुत ही इम्पर्सनल है, ये बोल सकते हैं बहुत ही फॉर्मल रिलेशन होते हैं, ट्रांजेक्शनल बेस्ड होते हैं, कि एक दूसरे की ज़रूरत है इसकी बेसिस पे रिलेशन बन रहे होते हैं। तो वो एग्जाम्पल हमारा होता है सोसाइटी का या जेमनीसेप्ट का। ओके, ये टर्म जर्मन टर्म है, इसलिए वजह से इनको इस तरीके से आपको याद करना है। इसका मतलब कम्युनिटी याद करने का तरीका है कि दोनों में आप देखेंगे जेमनीसेप्ट के अंदर एम है और यहाँ पर एम है। इनके इस बाद में अगर भूलो तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जेमनीसेप्ट के अंदर एस है और सोसाइटी के अंदर भी एस है, तो ऐसे करके याद कर लेना। और कम्युनिटी और सोसाइटी में तो आपको मतलब पता ही होता है, और रूरल एरिया, अर्बन एरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे आप कंपेयर करके आसानी से लगा सकते हैं। तो जो इम्पैक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है सोशल लाइफ पर, बिल्कुल दैट कैन बी सीन, कि किस प्रकार से रूरल और अर्बन लाइफ का जो डिफरेंशिएट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड, कि जो सोशल कोहेसिवनेस है वो डिक्लाइन हो गई है, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लोगों की सोशल लाइफ पर, सोशल रिलेशनशिप पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। द बुक टाइटल टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ, बाज ऑथर, कौन ऑथर है इसके? देखिए, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए तो मुझे आइडिया लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो। प्रसन्ना तिवारी 3 किसका है? 7 का? 7 का फर्स्ट 3 पंडित राम भाई ट्रिपलेट
नागुरी, M.G. नंडे, राजा राममोहन राय। क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आंसर की में फर्स्ट ही लिखा हुआ है इसका आंसर। राइट, किसी ने इसको एग्ज़ाम दिया था ये वाला? टेक्स्ट ऑन दी हिंदू लॉ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट होगा, M.G. रानडे। आंसर की में आई फर्स्ट लिखा हुआ, आई डोंट नो क्या आंसर लगा हुआ है इसका आंसर की में। द राइट आंसर विल बी M.G. रानडे। देखो इसमें उन्होंने जो टाइटल है इस बुक का नाम, इसमें मेंशन किया है कि जिस प्रकार से समाज के अंदर, हिंदू सोसाइटी के अंदर जो ट्रेडिशनल हिंदू लॉ है, जैसे कि जो भी सोसाइटी है, उस जो मैरिज सिस्टम है, फैमिली लाइफ है, या जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो जो रेगुलेट किया जाता है हिंदू लॉ के द्वारा, ट्रेडिशनल हिंदू लॉ के द्वारा, तो ये बताते हैं कि उसको बेसिकली इन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन किया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, बहुत आउटडेटेड है, बहुत ही रिजिड कस्टम्स हैं, उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, या उसमें बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने बदलाव की एडवोकेसी की, इसमें कुछ रिफॉर्म होना चाहिए ताकि ह्यूमन राइट्स को हम प्रमोट कर पाएँ, उनके अधिकारों को इम्प्रूव कर पाएँ, और जो भी इनजस्टिस होता है समाज के अंदर विद इन दी हिंदू लॉ सिस्टम, तो उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिकली हिंदू लीगल सिस्टम को उन्होंने अपडेट करने की बात की, रिफॉर्म करने की बात की। तो ये सेकंड वाला करेक्ट होगा। ओके, सब लोग आंसर दे रहे हैं। थ्री तो नहीं होगा, M.G. रानडे इज़ द राइट आंसर। आई डोंट नो आंसर की में पहला दिया है सेकंड, बट ऑप्शन नंबर 3 सेकंड वाला करेक्ट होगा। अगर और कोई आंसर है तो यू कैन जस्ट चेक प्रॉपरली एंड लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, स्पेशली इस टॉपिक से। जर्नल टाइटल और कभी कभी उसका ईयर पूछ लिया जाता है, या किस एजेंसी के द्वारा, किस कॉलेज के द्वारा, किस एजेंसी के द्वारा उसको पब्लिश किया जाता है। तो ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और जैसे कि यूनिट 1 कंप्लीट होगा, मतलब हो ही गया है, इसमें जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी जितने दिन क्लासेस होगा यूनिट 1 का, तो जो कुछ नया उसमें मुझे नज़र आएगा वो मैं नोट्स में अपडेट कर दूंगा और उसको दोबारा अपलोड करूंगा यूनिट 1 के फोल्डर में। तो जो लोग अभी डाउनलोड नहीं किए, प्रिंट आउट नहीं किए हैं, तो आप लोग अभी मत करिए, मैं उसमें अपडेट करके डालूंगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो उससे आइडिया लग रहा है कि क्या क्या और ऐड करने की ज़रूरत है हमारे यूनिट 1 के नोट्स में। ओके, सो अभी उसको प्रिंट आउट मत करिए, कुछ दिन और डायरेक्टली पढ़ लीजिए उसको डाउनलोड करके PDF से। वंस आई अपडेट दी PDF notes, then you can download and get the print। क्या आंसर होगा बताइए? इंटरनेशनल सोशल वर्क, ये सभी के सभी जर्नल के नाम है। नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, जर्नल ऑफ द सोशल वर्क एंड पर्सपेक्टिव इन द सोशल वर्क। इंटरनेशनल सोशल वर्क जर्नल ये जो है पब्लिश हुआ 1958 में बाय दी ISSW, ICSW और IFSW। एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं इनका एक जॉइंट वेंचर। दूसरा है नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। ये इसका जो पहला वॉल्यूम जो पब्लिश हुआ था 2000 में बाय दी इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। तीसरा है जर्नल ऑफ सोशल वर्क,
ये सेज पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है और 1962 में इसको पब्लिश किया गया। एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल वर्क 1948 में बाय दी निर्मला निकेतन, कॉलेज ऑफ सोशल वर्क। तो आप पेयर कर लीजिए, डी का पेयर होगा 1948 से, 1948 तो इसमें है ही नहीं, सॉरी 1984, 1984 डी विल पेयर विद द सेकेंड। तो डी सेकंड के साथ केवल एक में ही पेयर है, बाकी में तो है भी नहीं। देखिए इन केस कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए, आपको हो सकता है कि आपको केवल एक के बारे में पता है, 3 के बारे में ना पता हो या 2 के बारे में पता हो, तो एटलीस्ट ट्राई कर लिया करो कि हो सकता है ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाए, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको पता है बी के बारे में, तो बी में आप देखेंगे बी फोर्थ के साथ पेयर है, थर्ड के साथ, फर्स्ट के साथ और सॉरी सेकंड के साथ और फोर्थ के साथ। इसका मतलब बी फर्स्ट के साथ पेयर है नहीं। और अगर आपको पता है कि बी किसके साथ पेयर हो सकता है, किस ईयर के साथ, तो आंसर आपका निकल सकता है यहाँ से। सो ऑलवेज ट्राई टू चेक दी ऑप्शंस। देखो जैसे सी इसमें पहले के साथ पेयर है, तो मतलब ये चारों में है, तो ये यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि सी ऑलवेज पेयर विद द फर्स्ट। तो यहाँ पर किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, बाकी ऑप्शन आप देख पाओगे। तो ऑप्शन से काफ़ी हेल्प मिल जाता है आंसर मार्क करने में या ऑप्शन एलिमिनेट करने में। तो खूब प्रैक्टिस करो जितना हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो वो भी लिख लीजिए, जैसे कि इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, इसको बोलते हैं IJSW। ये TSS के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। पहली बार जो है इसका इशू पब्लिश हुआ था 1940 में, ठीक है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ यूनिवर्सिटी, नाइनटीन 1994 में इसका इशू पब्लिश हुआ। पर्सपेक्टिव तो इसमें ऑलरेडी है, मतलब मैं कुछ इंडियन बता रहा हूँ। इसके अलावा जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन, ये NAPSWI, इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इन इंडिया, उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया 2013 के अंदर। तो ये सब आपको और ऐड कर लेना है, इनको लिख लेना है। मैंने वैसे नोट्स में ऐड कर दिया है पूरा का पूरा लिस्ट। क्लियर है? ये क्लियरली आपको पढ़ने में आ रहा है? मतलब नीचे लिखा है इसलिए हो सकता है। ये लिखा है कि कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ यूनिवर्सिटी 1994 एंड जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शंस NAPSWI के द्वारा 2013 में पहला इशू इसका पब्लिश हुआ। NAPSWI का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इन इंडिया। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है और क्या आंसर हो सकता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में जितना अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं ना, तो 30-40% 50% तक आंसर आपका वहीं निकल जाता है। मतलब आप क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं कि लिखा क्या है, उसमें क्या मांग रहा है क्वेश्चन। लीडबीटर, बार्लेट एंड मैगलर के अनुसार अकॉर्डिंग टू दीज पीपल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पर्सनलाइजेशन एजेंडा, या कॉमा मार्क कर लीजिए, सोशल वर्कर नीड टू बी एक्ट। सोशल वर्कर को इस प्रकार से जो है उनका एक्ट होना चाहिए एज एडवाइज़र, सर्विस प्रोवाइडर, डिज़ाइनर ऑफ द सोशल केयर और चेंज एजेंट। तो जो रोल होते हैं सोशल वर्कर की, वो पूछ रहे हैं इसमें कि अगर हमको पर्सनलाइजेशन एजेंडा पे काम करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, इनके द्वारा बोला गया है, तो सोशल वर्कर नीड टू बी एक्ट एज ए
देखिए पर्सनलाइजेशन एजेंडा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा जो फोकस होता है किसी व्यक्ति पर, कि जो भी क्लाइंट है उसकी जो प्रॉब्लम्स है या उसको हेल्प करना, मदद करना, उसकी नीड को देखना, कंसर्न जो भी उसके हैं उसको उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उसको सर्विस देना। तो उसको हम कैसे किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से ताकि वो इस इंडिविजुअल पर्सन की नीड है या जो उसके जो कंसर्न है वो एड्रेस हो सके। तो उस तरीके से उसको डिज़ाइन करना, टास्क को डिज़ाइन करना, पर्सनलाइज करना, प्रॉपर प्लान को एग्जीक्यूट करना, ओके, ताकि उसके जो यूनिक नीड है, यूनिक कंसर्न है, यूनिक प्रॉब्लम्स है उसको हम एड्रेस कर पाएँ। दैट इज पर्सनलाइजेशन। तो एज ए एडवाइज़र, देखिए एडवाइज़र का मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस चुके, वो तो आपका एडवोकेसी था। एडवाइस का मतलब है सलाहकार, कि कोई क्लाइंट है उसके लिए क्या चॉइसेस सही हो सकती हैं उसकी हेल्प करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है, मेंटली या एबनॉर्मल पर्सन है, तो उसको क्या क्या सर्विसेज मिलनी चाहिए, क्या उसको क्या क्या सपोर्ट उसको मिल सकता है, जैसे कि कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देना या उसको हेल्प असिस्टेंस देना या किसी तरीके से मदद करना, हेल्प करना, क्या उसके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। तो ये आता है एडवाइज़र में, सलाहकार की तरह, ओके, क्लाइंट को मदद करना, हेल्प करना। दूसरा होता है सर्विस प्रोवाइडर। देखिए सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है कि एक मिडिल मैन, एक तो आपका क्लाइंट हो गया और एक हो गया सिस्टम। सिस्टम में आपका गवर्नमेंट आ सकती है, कोई एजेंसी है, कोई एनजीओ है, कुछ भी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके बीच में सोशल वर्कर काम करता है एज ए सर्विस प्रोवाइडर, कि इस क्लाइंट की जो नीड है, इसकी ज़रूरत है, जैसे कि मेंटली एबनॉर्मल पर्सन, तो उसकी क्या क्या ज़रूरत है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो कैसे ठीक हो सकता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत चाहिए, क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान करना, अंडरस्टैंड करना। जैसे कि होम केयर सर्विस हो सकती है या उसके लिए जो नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम दिया जा सकता है, तो वो किसी न किसी एजेंसी के थ्रू मिलेगा, गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा या कोई भी संस्था के थ्रू मिलेगा। तो उसमें सोशल वर्कर एज ए सर्विस प्रोवाइडर की तरह रोल प्ले करता है। डिज़ाइनर ऑफ सोशल केयर, डिज़ाइनर का मतलब होता है कि जो मैंने ऑलरेडी बताया है कि व्यक्ति की जो स्पेसिफिक नीड है, जो यूनिक नीड है, उसके अकॉर्डिंग प्लान तैयार करना, टास्क तैयार करना और डिज़ाइन करना पर्सनलाइज केयर। तो तीनों करेक्ट हैं। चेंज एजेंट जनरली हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशल एक्शन है, चेंज एजेंट का काम होता है सिस्टमेटिक चेंज लाना, सिस्टम में चेंज करना, या जैसे कि पॉलिसी एडवोकेसी करना, पॉलिसी बदलाव करना, दैट कुड बी एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी और किसी प्रकार का, या सिस्टमेटिक इनक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, उसमें बदलाव करना, उसको एड्रेस करना, उसको चैलेंज या इनजस्टिस उसको एड्रेस करना, तो वो कहलाता है चेंज एजेंट। समझ में आ रहा है? जहाँ पर हम सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बाय एडवोकेटिंग एंड बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, लाइक किस तरीके से हम पॉलिसी या सिस्टम या प्रैक्टिसेस को बदल सकते हैं जो कि लोगों को अफेक्ट कर रही हैं, तो वो चेंज एजेंट सिस्टम की तरह काम करता है सोशल वर्कर। तो ये नहीं होगा, बाकी तीनों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ हमारा फोकस है पर्सनलाइजेशन ऑफ एजेंडा पर, ना कि पूरी सोसाइटी पर। क्लियर है? बोलिए। बोलिए। हाँ क्लियर है सर। ओके, अगर डाउट रहे तो बता देना, आई कैन जस्ट रिपीट अगेन। क्वेश्चन नंबर 10, क्राइसिस इंटरवेंशन। वैसे कि ये डायरेक्टली यूनिट 1 से नहीं, लेकिन हाँ इसको पढ़ सकती है यूनिट 1 में भी, क्योंकि ओवरऑल अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, दैट कैन बी इजीली आंसर। इन सोशल प्रैक्टिस क्राइसिस इंटरवेंशन इज व्यू एज अ प्रैक्टिस मॉडल। इसको प्रैक्टिस मॉडल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर द 4 ऑप्शंस। पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, और जितने जल्दी आप पढ़ना सीखेंगे, जितने कम समय में पूरा क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, तो आंसर आप लगा पाएंगे सही तरीके से। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा यही उनका प्रॉब्लम होता है कि सर वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, या टाइम लग रहा है क्वेश्चन को पढ़ने में, उसकी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है। दैट इज़ बिकॉज कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, लगातार क्वेश्चन को पढ़े नहीं, सॉल्व नहीं किए। यहाँ पर बात कर रहे हैं क्राइसिस इंटरवेंशन, तो यू शुड नो अबाउट द क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? जैसे कभी भी कोई अचानक घटना घट जाती है किसी के भी जीवन में, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, किसी लव्ड वन की, या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट या एक्सपीरियंस कोई व्यक्ति फेस कर रहा होता है, या किसी जैसे कि कहीं पर
नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कहीं पर बाढ़ आना, पानी या बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाना, साइक्लोन आना। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जहाँ पर व्यक्ति खुद कोप अप नहीं कर पाता है। कि जनरली हमारी लाइफ में कुछ हो रहा होता है तो हम आसानी से उससे कोप अप कर पाते हैं, छोटी मोटी समस्याओं को एड्रेस कर पाते हैं। लेकिन अचानक से समथिंग हैपन इन द लाइफ, तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है व्यक्ति को कोप अप करने में। तो वहाँ पर क्राइसिस इंटरवेंशन किया जाता है बाय द सोशल वर्कर। ओके, इसका मतलब होता है कि क्राइसिस इंटरवेंशन में हमारा फोकस होता है इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, जो कि क्राइसिस अनुभव कर रहा है, फेस कर रहा है, वो दोबारा से नॉर्मल फंक्शनिंग पर आ पाए, दोबारा से नॉर्मल तरीके से बिहेव कर पाए, उसकी जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो नॉर्मल हो पाए। इसलिए वहाँ पर क्राइसिस इंटरवेंशन हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये काइंड ऑफ अप्रोच होती है जिसका फोकस यही होता है कि कैसे इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को हम कैसे रिकवर कर पाते हैं दोबारा से इमीडिएट क्राइसिस से। तो ये कैसे, ये अगर इसको हम प्रैक्टिस मॉडल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इट डेवलप आउट ऑफ द एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, इट डेवलप आउट ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन, इट डेवलप आउट ऑफ द थ्योरी ऑफ बिहेवियर, या जो व्यवहार के सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज जो हम पढ़ते हैं यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे उसके माध्यम से, या इट डेवलप आउट ऑफ द सिंगल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्राइसिस सिचुएशन। किसी भी घटना जो है उसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं उसके माध्यम से ये डेवलप होता है। क्या आंसर होगा? देखिए, प्रैक्टिस मॉडल का मतलब होता है कि कहीं न, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर है ना, डॉक्टर पहले पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, उसको फिर वो प्रैक्टिस में लाते हैं। मतलब जब वो फील्ड में या लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को मदद कर रहे होते हैं, पेशेंट को, तो उन्होंने जो पढ़ा होता है वो प्रैक्टिस में आ रहा होता है। इसी प्रकार से सोशल वर्कर, हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं एमएसडब्ल्यू में, बीएसडब्ल्यू में, हम फील्ड पर भी जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसके माध्यम से हम रिसर्च कर रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिस मॉडल में आ जाता है। तो वो किस प्रकार से डेवलप होता है? एक्चुअल एक्सपीरियंस से भी होता है, जैसे कि जो सोशल वर्कर हैं वो लंबे समय तक काम कर रहे हैं, उनको अनुभव हो रहा है, उसके माध्यम से वो डेवलप होता है। उनको पता है कि ये क्राइसिस है, इस प्रकार की क्राइसिस में पहले भी उन्होंने अगर इंटरवीन किया है तो किस तरीके से इंटरवीन किया है, कौन सा यहाँ पर अप्रोच सही होगी व्यक्ति को हेल्प करने में, मदद करने में, इमीडिएट समस्याओं को एड्रेस करने में। तो एक्चुअल अनुभव से भी डेवलप होता है। ये बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा लिखा है आउट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए, एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब वही होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, कभी कभी क्या होता है, पता नहीं होता है कि कैसे एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश करता है, ट्राई करता है, गलती होती है, ओके, अगेन ट्राई करेगा, फिर वो कोशिश करेगा कि कौन सा बेस्ट क्राइसिस, जो डिफरेंट क्राइसिस सिचुएशन है, कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है एडजस्ट करने में या उसको एड्रेस करने में, इफेक्टिव तरीके से कैसे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आउट ऑफ द, बोल सकते हैं, आउट ऑफ द ट्रायल और एरर, मिस्टेक, गलती करके बार बार दोहरा करके वो सीखता है, प्रयोग के माध्यम से सीख रहा होता है, विकसित कर रहा होता है। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। क्राइसिस, अब ये दो ऑप्शन आ गए हैं, तो देख लीजिए ए और बी कहाँ पे, यहाँ पर बी नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन हट गया, यहाँ पर बी नहीं, ये वाला ऑप्शन हट गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, ए और बी दोनों में कॉमन है, मतलब ए और बी तो करेक्ट हो गए। आपको देखना है डी करेक्ट है कि नहीं है। डी में क्या लिख रहे हैं कि इट डेवलप आउट ऑफ द सिंगल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइसिस सिचुएशन। तो ये वैसे भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिख रहे हैं सिंगल एक्सप्लेनेशन। किसी भी क्राइसिस सिचुएशन या क्राइसिस में हम केवल सिंगल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से डेवलप नहीं कर सकते कोई भी मॉडल, स्पेशली प्रैक्टिस मॉडल। प्रैक्टिस मॉडल के लिए चाहिए लगातार अनुभव, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज या एक्सपेरिमेंटेशन, देन ओनली दैट कैन बी डेवलप एज अ प्रैक्टिस मॉडल। तो सिंगल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से डेवलप नहीं होगा। तो डी ऑप्शन तो गलत ही हो गया। सो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, द सेकंड विल बी राइट आंसर। क्लियर है? अब कोई बोलेगा कि सी वाला क्यों नहीं हो सकता है? देखो, ऑप्शन में अगर आप देखोगे, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो सी ऑप्शन आ ही नहीं रहा है कहीं पर जहाँ पर ए और बी के साथ सी हो। दैट इज़ आल्सो राइट कि जो बिहेवियरल थ्योरी है उसके माध्यम से हम लोगों के बिहेवियर को पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पर ए, बी, सी तीनों एक साथ हों। समझ में आ रहा है? यस। तो कभी कभी हो सकता है कि ऑप्शन मल्टीपल जो स्टेटमेंट है करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन में कौन से जो ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट है, जिनको बिल्कुल आपको मार्क करना ही करना है, देन आपको आंसर उस हिसाब से लगाना है। क्योंकि जो जितने भी बिहेवियरल है या जितनी बिहेवियरल थ्योरी हैं यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे, उनके माध्यम से भी हम समझते हैं लोगों के व्यवहार को, उनके थॉट प्रोसेस को, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। बिकॉज जो लोग क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो थॉट पैटर्न होता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है, उनका जो बिहेवियर वो भी चेंज हो जाता है। तो उसको पढ़ने के लिए बहुत सारी थ्योरी, मॉडल, अप्रोचेस पढ़ रहे होते हैं, तो उसका यूज किया जाता है।
दैट इज आल्सो राइट, बट अगेन ऑप्शंस में ऐसे 3 ऑप्शंस एक साथ दिए नहीं हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड आप मार्क कर सकते हैं। क्लियर? तो जो लोग डी फोर्थ मार्क कर रहे हैं, फोर्थ नहीं होगा, ना ही डी होगा, बिकॉज यहाँ पर हिंदी में आप जो लिखा है ना उससे आप समझ पाओगे, यह संकट की स्थिति कि एक ही व्याख्या से विकसित होगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। जिससे आप देखते हैं ना बहुत सारे स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी समझ पाते हैं कि यह ऑप्शन होगा ही नहीं होगा। ओके, जैसे जहाँ पर लिखा है 100% या एब्सोल्युटली राइट या 100% करेक्ट या 100% इनकरेक्ट, तो ये कहलाते हैं आपके बहुत ही एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, वो जनरली करेक्ट नहीं होते हैं। तो आप ये वाला ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द बुक टाइटल सोशल डायग्नोसिस वाज ऑथर बाय, बहुत आसान क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीट होता है एग्जाम में। Henry Ross. No, Mary Hickman. Options 3, 7. अगर ये क्वेश्चन गलत होगा मतलब है कि आपने यूनिट 1 को पढ़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। मैरी रिचमंड के द्वारा ही पुस्तक लिखी गई। कब लिखी गई, ईयर बताइए। 19 1990। गलत। और बताइए, और कोई? 1970। 1970। ओके, और कोई? 1970। Yes, 1970। 1970। 1917। ठीक है, मैरी रिचमंड के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, हम लोगों ने देखो, अगर आपने पढ़ा होगा यूनिट 1, उसके लास्ट में आप जाएंगे तो एक पूरा मैंने एक स्लाइड के अंदर बहुत सारे ईयर लिखे हैं, उनके साथ साथ कमेटी का नाम या डिफरेंट नेम है, तो उनको मैंने एक साथ लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे वहाँ पर ये लिखा हुआ था, सेकंड यूजीसी रिव्यू कमेटी ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन किस ईयर में जो है कंस्टिट्यूट किया गया। ये ध्यान रखना, लिखा है कंस्टिट्यूट किया गया। मतलब सेकंड जो रिव्यू कमेटी है कब सेटअप की गई। नाइनटीन 1975 के अंदर, और 1980 में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। ये सेकंड रिव्यू कमेटी थी। पहली रिव्यू कमेटी कब सेटअप की गई? 1960। 1960, और पब्लिश की गई 1965। ओके, और थर्ड एनीवन? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? तो आंसर तो आपको यहाँ से आ रहा है 1975। थर्ड वाला जो है सेटअप किया गया 1900 और 2001 में पब्लिश किया गया है सोशल वर्क एजुकेशन का करिकुलम। सी इसको लेकर के अभी एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी जगह नहीं मेंशन किया गया है। मैंने बहुत सारे जो है बुक या नोट देखे, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, बट जो एक पीएचडी थीसिस के अंदर ये थर्ड जो रिव्यू कमेटी थी उसमें ये वाला डेट लिखा हुआ है, तो उसका रेफरेंस लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये दोनों के बारे में डायरेक्टली यू कैन ईजिली फाइंड आउट ऑन द गूगल और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो राइट आंसर विल बी 1975। क्लियर है? यहाँ पर सेकंड के बारे में पूछ रहे हैं, तो सेकंड के बारे में ये लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे लास्ट अभी जून वाले बैच के लिए, तो मैंने बताया था कि जो सोशल वर्क की जो थीम है वर्ल्ड सोशल वर्क डे की, वो एग्ज़ाम में आती है बार बार। तो आप कम से कम 1-2 साल पुराना भी याद रखना, और क्वेश्चन भी वैसे ही एग्ज़ाम में आ गया है कि 25 का हम लोग डिस्कस किए थे, 24 का भी डिस्कस किए थे। तो अगर आपको पता है 24 और 25 का, तो भी आंसर आप लगा पाएंगे। और मल्टीपल टाइम्स आई थिंक वी हैव डिस्कस मोर देन 10 टाइम्स द थीम ऑफ द सोशल वर्क डे। सोशल वर्ल्ड सोशल वर्क डे कब मनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 2 ऑप्शन करेक्ट एक जैसे हैं, पहला वाला और फोर्थ वाला। ये आंसर की में ऐसे था, तो आप इनमें से कोई भी ये वाला हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑप्शन एक ही है। 3 में से कौन सा करेक्ट होगा बताइए। एनीवन फ्रॉम द लास्ट बैच? इन इस ग्रुप में कोई है जो लास्ट बैच में था जून में? हाँ सर मैं था, लेकिन सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। ओके, ठीक है। वैसे अगर क्लास जिन्होंने ज्वाइन किया होगा और ग्रुप में है, उनको पता है कि ये स्पेशली ये क्वेश्चन को मैं बोलता था बार बार कि एग्ज़ाम में आप लोग पढ़ के जाना, थीम वगैरह एग्ज़ाम में आती है। देखिए, अगर आपको इनकेस फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है 4, 22, 23, 24, 25 है। 22 का अगर नहीं पता आपको, 24, 23 का नहीं पता, लेकिन आपको 24, 25 का पता होना चाहिए, बिकॉज ये रिसेंट था और मैंने बताया भी था। बियून बिवर शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग चेंज, ये तो वैसे भी लास्ट ईयर भी आया था। तो अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ा होगा तो भी आंसर आप लगा पाओगे। तो ये दिसंबर वाले पेपर में आया था। हाँ हाँ, लास्ट बार भी आया था। ये आपका 2024 का था। मतलब बियून बिवर का मतलब होता है गुड लिविंग। ये फिलॉसफी है कि नेचर के क्लोज होना। जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, इंडिजिनस जो कल्चर है लैटिन अमेरिका का, उसको लेकर के बताते हैं कि कैसे आपको हारमोनी के साथ रहना है विद द नेचर, विद द कम्युनिटी, बजाय कि हम फोकस करें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पर। सो इस प्रकार का जो फिलॉसफी है उसको अपनाना है। बीइंग बिफोर शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग चेंज, बदलाव करने के लिए। ओके, कि सस्टेनेबल हॉलिस्टिक वेलबींग पे हमारा फोकस होना चाहिए, सो दैट कि जो चैलेंजेस हैं हमारे समाज सोसाइटी के, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंटल चैलेंज हैं, उसको हम एड्रेस कर पाएँ, और साथ ही साथ बहुत ही नेचर के साथ अलाइन करके हम वेलबींग को प्रमोट करें, उसको प्रायोरिटाइज करें। तो ये आपका 2024 का था। और लास्ट ईयर का भी मैंने बताया था 2025 का, स्ट्रेंथनिंग दी इंटरजेनरेशनल सोलिडारिटी फॉर इंड्योरिंग दी वेलबींग। तो ये 2025 का हो गया। सो डी विल पेयर विद द फर्स्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए इनकेस आपको केवल लास्ट ईयर का भी याद है, तो भी आपका आंसर यहाँ से आ रहा है, डी विल पेयर विद द फर्स्ट। तो ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस। क्लियर? बोलिए। आप लोग साथ में एक काम करते जाना, क्योंकि अभी तो पहला ही क्लास था आज का। जितने भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो सिलेबस में नहीं होती हैं, वो भी कभी कभी डिस्कस हो जाती हैं क्लास के अंदर। तो चूँकि सिलेबस का तो नोट्स ऑलरेडी आपको दिया गया है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, वो जितना भी उसमें सिलेबस में है वो कवर हो जाएगा। बट कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊँगा आपको, तो आप लोग नोट्स बनाते जाना साथ साथ। जैसे हर यूनिट के अंदर आपको 1-2 A4 पेपर लगेंगे, आप कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, सो दैट कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आपको याद रहें, या उसमें लिखते जाएंगे तो बाद में रिवीजन करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। अच्छा, अभी क्वेश्चन आप लोगों से आप लोग बताइए कि वर्ल्ड सोशल वर्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। थीम तो आती ही आती है, बट ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। थर्ड वीक ऑफ मार्च।
हाँ, राइट आंसर यही है। जो लोग 18 मार्क्स लग रहे हैं वो भी करेक्ट है, बट दैट इज़ फॉर द 2025। बट अगर उसको हम सही देखें तो थर्ड वीक, थर्ड क्या बोलते हैं, ट्यूसडे आई थिंक ऑफ मार्च। ट्यूसडे तो 2025 में आपका ये 18 मार्च पड़ रहा था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और ये तो हो गया वर्ल्ड सोशल वर्क डे। अगर हम बात करें नेशनल सोशल वर्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, या इंडियन सोशल वर्क डे नेशनल, बताइए। बेसिकली उसको ना एज ए मतलब पूरा वीक सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक। तो ये नेशनल सोशल वर्क डे ऑब्जर्व किया जाता है आपका 21 अगस्त को। वो पूरा वीक एक्चुअली से होता है 15 से लेके 21 तक, और द डेट इज द 21 अगस्त। क्लियर है? बोलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है। सो दीज आर 13 क्वेश्चन। ये 13 क्वेश्चन हम लोग यूनिट 1 से देखे। वैसे सभी तो यूनिट 1 से नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली टू पर्टिकुलर यूनिट, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो 13 क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको क्या लग रहा है प्रेजेंट टाइम में? क्वेश्चन क्या बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं? आप लोगों ने यूनिट में पढ़ लिया है पूरा। नो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली नोट से है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सबसे आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब इससे आसान तो क्वेश्चन कोई होता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मतलब कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको समझ है, थोड़ा बेहतर समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, आपने पढ़ा है पूरा सिलेबस, तो ये उसको वैसे ही आप पढ़ करके या ऑप्शंस देख करके आंसर लगा सकते हैं इसको। कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी हैं, ठीक है जी। तो ये भी आसानी क्वेश्चन है, क्योंकि एजेंट सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ जाएगा वंस यू कंप्लीट ऑल द सोशल वर्क मेथड। प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड पढ़ लोगे तो आपको अंडरस्टैंड डेवलप हो जाएगी, तो इसको भी आसानी से आप एलिमिनेट कर पाओगे। अगेन ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में, इसके अलावा ये भी ऐड है, तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं नोट्स में, मैंने ऐड कर दिया है, तो आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट मान लीजिए, क्योंकि कभी कभी बुक्स का नाम याद नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आसान है आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। ये भी अगेन क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से है। ठीक है, सो इट्स अराउंड 13 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इन टुडे क्लास। एंड अभी जितने भी आप लोगों के डाउट हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। सो अभी इसी क्लास में कंटिन्यू करना है, या वी कैन लाइक कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन अबाउट दिस व्हाट एवर द डाउट यू शेयर इन ग्रुप। नेक्स्ट सेशन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्लास कहोगे सर? नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सेशन में कल ही कर लेंगे ये सेशन, मतलब वैसे वीकेंड पे रहता है, लेकिन अभी बहुत दिन से क्लास हमारा हुआ नहीं, तो वी विल कंटिन्यू फॉर लाइक 2-3 डेज सो दैट वी कैन कंप्लीट ऑल यूनिट 1 यूनिट 2। ये जो भी हमारा पीछे छूट गया है उसको हम कवर कर लेंगे। ओके, तो कल भी क्लास कर लेंगे। और आई थिंक ये पहला क्लास है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। 9:45 हो गया वैसे। सो वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1। फर्दर हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके आगे भी क्वेश्चन है। वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आपका 2024 के क्वेश्चन हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो पिछले 4-5 सालों में जो भी क्वेश्चन आए होंगे ना, उनको हम लोग कवर कर लेंगे। तो आई थिंक आपके सभी डाउट और सभी कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के जो डाउट थे मैंने लिख लिए थे। एक तो आपका था पर्सपेक्टिव, सोशल और पर्सपेक्टिव कौन कौन से, इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स के बारे में किसी का क्वेश्चन था, और कुछ ग्रांट थ्योरी जो लेवल ऑफ थ्योरी है उनके बारे में क्वेश्चन था। तो ऑल दीज डाउट कैन बी डिस्कस इन टुमारो सेशन।
आज के में हम लोग यहीं तक रखते हैं। सर मैंने तो यूनिट सर्वे डाउनलोड ही नहीं किया, वो वहाँ से मिल जाएगा वेबसाइट से? हाँ, वेबसाइट से आप ओपन करेंगे। मैं अभी ओपन करके दिखा भी देता हूँ, तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है जस्ट वेट 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है इंटरफेस आपके बैच का। यस। ओके, देखिए इसमें जो ये फ़ोल्डर है दिसंबर 2024, ये लास्ट ईयर बैच का जो है लाइव क्लास सेशन का फ़ोल्डर है। इसमें भी आपको कंटेंट मिल जाएगा बहुत सारा, वीडियो भी है जिन लोगों को यहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो। इसके अलावा नोटिफिकेशन जून 2025 का है, ये पुराना है और ये सब पुराने हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट वाइज फ़ोल्डर आपको दिख रहे हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आपको PDF नोट्स और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट नज़र आएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी का डाउट था कि जैसे यूनिट 1 का कोई टॉपिक है, वो हो सकता है मैंने यूनिट 1 में ना लिखा हो, क्योंकि वो प्रॉपर फ्लो बनाने के लिए कभी कभी मैं कोई टॉपिक को दूसरी जगह लिख देता हूँ दूसरी यूनिट के अंदर, ताकि पूरा एक हॉलिस्टिक तरीके से समझ में आए। सो वंस यू कंप्लीट ऑल यूनिट, आपको पूरा का पूरा सिलेबस जितने भी टॉपिक हैं वो सब कवर हो जाएंगे। ओके, तो अब तब तक आपको चिंता नहीं करना कि ये वाला इसमें टॉपिक नहीं है यूनिट 1 में, ये कहाँ है। तो वो आपका कहीं ना कहीं यूनिट 2 में, 3 में कहीं पर मैंने वो कंपाइल करके डाला होगा। तो ये यूनिट 1 से लेके सभी यूनिट 10 तक आपकी फ़ोल्डर है। ये कंपाइलेशन फ़ोल्डर है, इसमें जितने भी कंपाइलेशन है जैसे इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स, इंपॉर्टेंट ऑथर, ओके, बुक्स एंड ऑथर, लॉ एंड पॉलिसी, प्रोग्राम्स, ये सभी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे कंपाइलेशन फ़ोल्डर के अंदर। और यहीं पर आपको मैं अभी एक फ़ोल्डर और अपलोड करूँगा, इसमें जो आज क्लास है या आज का जो कंटेंट होगा, कल का होगा, वो सभी आपको एक फ़ोल्डर यहाँ पर बन जाएगा। वहाँ पर आपको डेली मैं अपलोड करता रहूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो, या PDF शेयर करूँगा तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? ये टेस्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पर टेस्ट के जैसे फुल एंड मॉक टेस्ट है या यूनिट वाइज टेस्ट है, तो यहाँ पर नज़र आएंगे। ओके। ओके सर।